जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट तैयार कर दी है। रिपोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज जले नोटों का वीडियो और कुछ तस्वीरें भी सार्वजनिक की हैं। इस रिपोर्ट में जो मुख्य बातें हैं वो 3 सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय को प्रारंभिक पूछताछ की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने यशवंत वर्मा से 3 सवाल पूछे थे। पहला, स्टोर रूम में पैसे कैसे आए थे। जस्टिस यशवंत वर्मा इस सवाल का जवाब देते हैं कि मुझे कभी भी आउट हाउस के स्टोर रूम में पड़े किसी भी पैसे या नकदी के बारे में पता नहीं था। न तो मुझे और न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य को नकदी के बारे में कोई जानकारी थी और न ही इसका मुझसे या मेरे परिवार से कोई संबंध है। मेरे परिवार के सदस्यों या कर्मचारियों को ऐसी कोई नकदी या मुद्रा नहीं दिखाई गई जो उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को मौजूद थे। दूसरा सवाल जस्टिस वर्मा से पूछा गया, उस पैसे का सोर्स क्या था। इसके जवाब में उन्होंने कहा, पहले सवाल के जवाब से नकदी के सोर्स को स्पष्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। तीसरा सवाल पूछा गया कि वह व्यक्ति कौन था जिसने 15 मार्च की सुबह जली हुई नकदी को हटाया। इस पर जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा, मैं इस आरोप का भी दृढ़ता से खंडन करता हूं और स्पष्ट रूप से खारिज करता हूं कि हमने स्टोर रूम से नोट निकाले हैं। हमें न तो जले हुए नोटों की बोरियां दिखाई गई और न ही सौंपी गई। जिस सीमित मात्रा में मलबा को बचाया जाना था वह अभी भी आवास के एक हिस्से में मौजूद है। मैं और मेरी पत्नी 15 मार्च 2025 की शाम को भोपाल से लौटे थे, इसलिए इसके कथित निष्कासन यानी जली हुई नकदी को बाहर निकालने का सवाल हमें मालूम नहीं है। किसी भी स्थिति में मेरे किसी भी कर्मचारी ने किसी भी रूप में कोई वस्तु, मुद्रा या नकदी नहीं निकाली। हमने आपको प्रारंभिक जांच के सवाल और जस्टिस यशवंत वर्मा के जवाब बताए। बहरहाल सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर वो पैसे कहाँ से आए, वो व्यक्ति कौन था जिसने उन अजले नोटों को हटाया। इस रिपोर्ट के बाद जस्टिस उपाध्याय ने CJI को लिखा कि इस मामले में गहरी जांच की ज़रूरत है, इसलिए अब मामला उस कमेटी को सौंप दिया गया है जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट के CJI संजीव खन्ना द्वारा किया गया है। इसके अलावा पुलिस को आदेश दिया गया है कि वो जस्टिस यशवंत वर्मा के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड सौंपे। इसके साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा को हिदायत दी गई है कि वो अपने मोबाइल से कोई भी डेटा या मैसेजेस ना हटाएं। जस्टिस वर्मा के अलावा ट्रांसफ़र को लेकर जो खबरें चल रही थी और जो विरोध हो रहा था, अब उस पर भी विराम लग गया है, क्योंकि CJI संजीव खन्ना का आदेश है कि फिलहाल के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। इस मामले से जुड़े कई प्रश्न अब भी जस के तस खड़े हैं। यह मामला एक बार फिर उन प्रश्नों को लाइमलाइट में ले आया है, मसलन कॉलेजियम, पारदर्शिता, लंबित न्यायिक सुधार और दोहरे मापदंड। परिणाम लॉ एसोसिएट्स के मैनेजिंग पार्टनर हितेश जैन ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि 2024 के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान में 25 उच्च न्यायालयों में तैनात 749 न्यायाधीशों में से केवल 98 की संपत्ति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, जबकि लोकायुक्त अधिनियम 2013 कहता है कि लोक सेवकों को अनिवार्य रूप से अपनी और अपने जीवन साथी और आश्रित बच्चों की संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होती है। कॉलेजियम की कार्यप्रणाली, जिसे कॉलेजियम गोपनीयता कहता है, हितेश जैन उसे संदेह की नज़र से देख रहे हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति या ट्रांसफ़र को लेकर कोई आधिकारिक मानदंड पब्लिक में नहीं है और न ही कहीं कोई इसका रिकॉर्ड या सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिखता है। इस पर हितेश जैन लिखते हैं कि यह गोपनीयता केवल संदेह को जन्म देती है कि न्यायिक नियुक्तियां योग्यता के बजाय व्यक्तिगत निष्ठा, आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट और इंटरनल पॉलिटिक्स पर आधारित होती है। बहरहाल अब न्यायपालिका इस मामले को क्या रुख देती है, यह देखने लायक होगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पैम्फलेट।